नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ आज के इस नए ब्लॉग में कर्नाटक के चुनाव। कर्नाटक का चुनाव अब पीक की ओर है। प्रधानमंत्री की सभाएं होने वाली हैं। इससे पहले अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं और सबसे ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, उनका कर्नाटक दौरा शुरू हो गया है। और कर्नाटक में जो इस बार हमको दिखाई दे रहा है, कर्नाटक के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में जैसा नैरेटिव प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सेट करती है कि पूरे विपक्षी दल भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं और वो लोग परिवारवादी हैं और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि वो आतंकियों या उनको संरक्षण देते हैं। निश्चित तौर पर जो 3 बातों को लेकर के प्रधानमंत्री अधिकतर विपक्षी दलों को टारगेट करते रहते हैं कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त। लेकिन आप लोग देखेंगे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का ये दांव उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और विपक्षियों को लपेटते हैं, तो खुद उनका दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार कहा जाता है। दूसरी बात, जो विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री, वो इस बात को लेकर करते हैं कि ये पार्टियां जो हैं परिवारवादी हैं। तो आपको देखना होगा कि कर्नाटक में जो टिकटों का वितरण हुआ है, हालांकि उन्होंने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, भले ही मुख्यमंत्री बोम्मई रहे, वासवराव बोम्मई, वो भी एक राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। और जो कई लोगों की टिकट बदलने की दावा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसमें भी उनको टिकट नहीं दिया तो उनकी पत्नी को टिकट दिया है, कहीं उनके बच्चों को टिकट दिया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये आरोप नहीं लगा सकती कि केवल विपक्षी दलों में ही परिवारवाद हो रहा है। अब उनके पास मात्र एक चीज़ बचती है जो हर चुनाव में दिखाया जाता है। जिस प्रकार से एक दिन बाद, 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होने वाली हैं, तो जिस तरह का नैरेटिव वहाँ सेट करने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि योगी जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम वो करेंगे ही 80-20 का प्रयास करेंगे और तमाम फेक घटनाओं के माध्यम से ये जताने का प्रयास किया जाएगा कि विपक्षी दल आतंकवादियों और देश विरोधी ताकतों की पक्ष। इसी प्रकार जो देश के गृह मंत्री ने जो प्रयास किया था सहकारिता के माध्यम से, जो वहाँ कर्नाटक का विख्यात ब्रांड नंदिनी दूध है, पहले ये कहा गया कि अमूल भी इसमें सहयोग करेगा, वो दांव शायद उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि गांव कस्बों तक
इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि जब उनकी स्थापित ब्रांड नंदिनी है, किस प्रकार वहाँ अमूल दूध की घुसपैठ कराई जा रही है। और दूसरा, जो गुजरात से उन्होंने जो मिर्च भेजी 20,000 टन, उसका भी कुप्रभाव यहाँ पड़ा। देश के किसानों में ये बात घर करती जा रही है कि गुजरात की आड़ लेकर कर्नाटक के सहकारिता क्षेत्र व मिर्च को बर्बाद करने का प्रयास किया जाए। ये असर कितना पड़ेगा, ये तो हम 13 मई को आने वाले कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर ही हम लोग जान पाएंगे कि इन सब का क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि अभी 10-15 दिन का वक्त है, जिसमें कि राजनीतिक दलों को पूरी ताकत झोंकनी है और प्रधानमंत्री की भी जनसभाएं होंगी। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ जनसभाएं करेंगे और 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री भी कर्नाटक के रण क्षेत्र में उतरेंगे। निश्चित तौर पर ये पहला चुनाव है। दक्षिण का भी ये प्रवेश द्वार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से कर्नाटक के चुनाव को जीतना चाहेगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उससे ये तय होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, खड़ी होने वाली हैं। थोड़ी बात हिंदू मुस्लिम की भी की जाए। अधिकांश मैंने देखा है कि पूरे साल विकास और अन्य योजनाओं या केंद्रीय योजनाओं की चर्चा विभिन्न चुनाव में होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ स्थानीय मुद्दे कर्नाटक में हावी होते जा रहे हैं और लोग कर्नाटक के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी है, चाहे वो येदियुरप्पा रहे हों, ईश्वरप्पा जिनका नाम ही 40% कमीशन है, उनसे प्रधानमंत्री की बात करने को लेकर भी आलोचना हो रही है कि किस प्रकार एक भ्रष्ट व्यक्ति को मात्र इसलिए फ़ोन किया गया ताकि किसी ऐन प्रकार में किसी भी तरह कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई जा सके। एक तरह से ये गुजरात मॉडल भी कहा जा सकता है। कर्नाटक में गुजरात मॉडल की भी परीक्षा होगी। गुजरात मॉडल मात्र वो मॉडल है जिसके बल पे देश की अल्पसंख्यक आज़ादी को टारगेट किया जाता है वहाँ की आबादी को, और हिंदू मुस्लिम करके सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसी ओर बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है। जिस प्रकार से तेलंगाना में भी के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि अगर तेलंगाना में सत्ता में आई, वहाँ भी मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। कर्नाटक में तो उन्होंने मुस्लिमों का आरक्षण 4% के था, उसको खत्म ही कर दिया है। तो दिनों दिन हम लोग
ये देखेंगे कि कर्नाटक में या अन्य राज्यों में हिंदू मुस्लिम करके ही भारतीय जनता पार्टी सामाजिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कर्नाटक चुनाव इस बात का लिटमस टेस्ट भी होगा कि कौन सा मॉडल सफल हो रहा है, गुजरात मॉडल या स्थानीय मॉडल, इसके बल पे कर्नाटक की विपक्षी पार्टियां या यूं कह लीजिए वहाँ की जनता स्थानीय मुद्दे पर वोट देने जा रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये देखना समाचीन होगा कि कर्नाटक की जनता आखिर किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाती है। जय हिंद, जय भारत।